हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक बार फिर टोपो शीट डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें बच्चों आप देखोगे 43 G43S10 और G43S7 का एक एक शीट हमने लिया है। और ये इस टोपो शीट में कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं। ओके, जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं टोपो शीट्स में वो सारी चीजें हम ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये टोपो शीट बच्चों, दिस इज एक्चुअली 10 नंबर, राइट? G43S10। और इसके बाद एक शीट है G43S7 वाला, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली चीज होती है इसमें फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस। ओके, इसमें बच्चों कलर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है टोपोशीट में, एज यू ऑल नो। सो अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको करूं कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टिकल लाइंस है। यस, 63, 64, 65 ये सब जो है, दीज आर द वर्टिकल लाइंस एंड दीज ऑल आर रेड कलर्ड। ओके, अगर आप ओरिजिनल टोपोशीट में आप देखोगे ये सारे रेड कलर की लाइंस, क्लियर एकदम रेड कलर से। एंड दीज ऑल आर कॉल्ड द ग्रिड लाइंस। ओके, वर्टिकल लाइंस जो है ग्रिड लाइंस में, ये सब ईस्टिंग्स है। और ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देखोगे, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए 32, 33, 34, 35, 36, इस तरह से ये लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं नॉर्डिंग्स। ओके, अब इन लाइंस को एक साथ अगर आप देखोगे, मतलब इनसे जो है क्रिस क्रॉस लाइंस से जो है एक नेटवर्क बनता है, एंड दीज ऑल स्क्वायर्स आर कॉल्ड द ग्रिड स्क्वायर्स। ओके, ये सारे बेसिक्स जो है हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं, इसी सेशन में। और अब आपको एक्चुअली मैं एक रिवीजन के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ ये वीडियो। और इसमें बच्चों आपको एक तरफ से हम सारी चीजें स्टार्ट करके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सब टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहली चीज जो अभी मैं आपसे बोल रही थी ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के बारे में, इनको मिला के ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं, राइट? ये एक एक स्क्वायर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं ग्रिड स्क्वायर्स, राइट? अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द ग्रिड स्क्वायर, ओके, व्हाट इज द फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस? ओके, फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है बच्चों, उसमें हमको ईस्टिंग और नॉर्थिंग का वैल्यू देते हुए एक स्क्वायर का रेफरेंस देना होता है कि उस स्क्वायर में क्या चीज, मतलब कोई जो भी चीज दिया रहता है उसको लोकेट करने। तो सपोज मैंने आपको ये पूछा कि ये एक टैंक है। ओके, यू कैन सी 303 यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक सीजनल टैंक है यहाँ पर। और ये इसका ग्रिड स्क्वायर क्या होगा, फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है क्या होगा? तो इसके लिए आप सबसे पहले ईस्टिंग्स, ओके, ईस्टिंग देखोगे। एक तरफ ईस्टिंग है 64 और एक तरफ है 65, ठीक है? तो अब इसमें से आपको कौन सा वाला ईस्टिंग लेना है, उसके लिए पहले जो मैंने वीडियोस डिस्कस किए थे, एक्चुअली पूरा टोपो शीट जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, उसमें मैंने ये अच्छे से आपको ये बताया हुआ है कि जब भी लोकेट आपको करना है तो उसके लिए हमेशा एक चीज आप याद रखना कि यू हैव टू टेक एल। ओके, एल अल्फाबेट इन इंग्लिश, जो कैपिटल एल जब हम लिखते हैं, तो आप कोई भी पर्टिकुलर प्लेस को अगर लोकेट करना है, या कोई भी लाइक कोई भी सिंबल है, ओके, कोई सर्वे ट्री है या स्पॉट हाइट है, ट्रायंगुलेटेड हाइट, किसी को भी अगर हमें लोकेट करना है और फोर फिगर उसका देना है, तो उसके लिए हमेशा आप याद रखना एल आप पहले बनाओगे ऐसे, ठीक है? और एल जब आप बना करके देखोगे तो इसमें जो भी वर्टिकल लाइन आ रही होगी उसका वैल्यू आपको देना है, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें आ रही होगी उसका वैल्यू देना है, टू एक्चुअली गेट रीड ऑफ द कंफ्यूजन। ओके, इस चीज में एक्चुअली बच्चों कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दो ईस्टिंग्स होती है, दो नॉर्थिंग्स होती है। तो उसमें बच्चे कई बार जो है वो दूसरा ईस्टिंग और दूसरा नॉर्थिंग का वैल्यू दे देते हैं, तो दैट इज ऑलवेज रॉन्ग देन। ओके, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि एल अल्फाबेट लेकर के जो भी ईस्टिंग उसमें आ रही है और जो नॉर्थिंग आ रही है उसका वैल्यू आपको देना है। जब वैल्यू दोगे तो उसमें सबसे पहले ईस्टिंग पहले और नॉर्थिंग बाद में होगा, ठीक है? सपोज मैं आपसे एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम्म, अ, इसमें एक ये यस,
यहाँ पर एक सर्वे ट्री दिख रहा है, ओके 285 यहाँ पर हाइट भी मेंशन्ड है इसके पास में, राइट, सुकली नदी का ये जो मिएंडर है इसके पास, ओके। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस सर्वे ट्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी जो मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया बच्चों, इसमें आप एल ऐसे लोगे, ठीक है, और एल जब लोगे तो जो वर्टिकल आ रहा है, सपोज ईस्टिंग ईस्टिंग 6 4 आ रहा है, राइट, और नॉर्दिंग आ रहा है 3 4, 6 4 एंड 3 4। अब इसमें कभी भी उल्टा आपको नहीं लिखना है, 3 4 6 4 नहीं लिखना है, हमेशा ईस्टिंग की वैल्यू पहले लिखोगे और उसके बाद आप नॉर्दिंग की वैल्यू लिखोगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद 6 फिगर के लिए आप जो है, सपोज आपको कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का सिंबल आप देख पा रहे हो, पामेरा, पामेरा के पास में पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ओके। अब पामेरा के पास जो पोस्ट ऑफिस, यहाँ देखिए इधर पामेरा आपको दिख रहा है सेटलमेंट, और इसके पास में एक पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, राइट। अब पोस्ट ऑफिस को अगर आपको लोकेट करना है, 6 फिगर इसका निकालना है, तो 6 फिगर के लिए हमेशा ये याद रखना बच्चों, हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जो उसका बेस होता है, ओके, वेयर इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द लैंड। तो उसके अपर पार्ट से हमको मतलब नहीं है, हमें 6 फिगर के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना है, जो उसका बेस है बच्चों। बेस में आप देख सकते हो इसका सेंटर, राइट। तो इसका जब सेंटर हम लेंगे तो 6 फिगर का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले उसके लिए हमको 4 फिगर लेना होगा, ठीक है। 4 फिगर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम वे आपको इसी तरह से निकालना है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन कौन सी, 6 2, और हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है 33, ठीक है, 3 3। सो 6 2 डैश, थर्ड डिजिट के लिए हमने डैश ले लिया, एंड देन 33, और उसके बाद एक स्पेस ले लिया डैश, ठीक। अब देखो थर्ड डिजिट हम कैसे निकालेंगे, यहां से आपको जो जो ये लाइन है, ओके, 6 2 जो ईस्टिंग है, यहां पर आप स्केल का 0 रखोगे, ओके, और सीधा स्केल का सेंटीमीटर साइड, जस्ट बी वेरी केयरफुल, सेंटीमीटर वाले साइड से आपको मेजर करना है, नेवर यू शुड टेक द इंचेस, राइट। सो बिकॉज द सेंटीमीटर इज एक्चुअली टेकन ओवर हियर, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे बाद में हम किलोमीटर्स में, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने 0 यहां पर लिया, 0 62 जो ईस्टिंग है इसके ऊपर आपने 0 लिया, और बिल्कुल ऐसे स्केल आप पैरेलल बिल्कुल लोगे, और जो पोस्ट ऑफिस का बेस है यहां तक आप आओगे, सेंटर तक, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कितने मिलीमीटर्स हैं उसमें, ठीक है, कितने मिलीमीटर्स आ रहे हैं। मान लो उसमें एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि लाइक इसमें आपने मेजर किया और आ रहा है इसमें सपोज 17 या 18 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आया, मान लो 18 मिलीमीटर्स, 18 डिवाइड बाई 2 आप करोगे, ठीक है, 18 डिवाइड बाई 2 जब किया आपने तो 9 आया, राइट, या 17 डिवाइड बाई 2 किया तो 8.5 आ रहा है, और 8.5 अगर 0.5 है तो राउंड ऑफ होकर के 9 चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स द थर्ड डिजिट इज गोइंग टू बी 9, ओके। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मेजर्ड, मैंने अभी मेजर करके देखा नहीं है इसमें, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे ये निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये एक साइड से हुआ हमारा, जस्ट ईस्टिंग का जो है थर्ड डिजिट हमको मिला। इसी तरह से नॉर्दिंग, नॉर्दिंग में 33 है, ठीक है, 33 से अगेन यू विल टेक द स्केल, और वर्टिकल, स्केल को वर्टिकल ऐसे रखोगे, ठीक है, और वर्टिकल रख करके यहाँ पर 0 आपने लगाया, एंड यू विल गो लाइक दिस, ठीक है। और जो पोस्ट ऑफिस का जो सिंबल है उसका बेस, वहां तक आपको चेक करना है कि कितने मिलीमीटर्स वहां तक आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने चेक किया, मान लो इसमें मिलीमीटर्स में 16 आ रहा है, या 14 आ रहा है, राइट, या 15 आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा होगा, जितने मिलीमीटर्स आ रहे होंगे, उसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, एंड यू विल गेट द थर्ड डिजिट फॉर दैट, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक आउट द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। और बाय चांस एक और मैं क्वेश्चन आपको पूछती हूँ यहाँ पे, अगर सपोज ये जो है, सपोज द ईस्टिंग इज 62, ओके, अगर कोई पॉइंट अगर 62 के ऊपर ही है तो उसमें थर्ड डिजिट क्या होगा, यस, जस्ट थिंक ऑफ इट, 62 के लाइन जो ईस्टिंग है उसी के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका थर्ड डिजिट आप क्या लिखने वाले हो, दैट विल बी 0,
ओके, बिकॉज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, 62 से जब हम 63 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, राइट साइड की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो उसमें हमेशा 62 इज टेकन एज 0। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेते हैं, एंड टिल 9 इट विल गो ऑन, एंड अगेन व्हेन इट विल कम 10, ओके, 10th जब पॉइंट आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी 63, 630। ओके, अगेन 630 के बाद 631, 632, 633 इस तरह से होगा। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? तो इस तरह बच्चों आपको 6 फिगर का वैल्यू देना है। ठीक है, तो हमने अभी दो चीजें डिस्कस की, वन इज 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ओके, एंड द अदर इज 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, राइट? Now let's talk about the colors. Okay, what is the importance of color? Importance of color, बच्चों इसमें basically color का, suppose red color is shown to is used to show the cultural features, like कोई जैसे रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेटल रोड्स जो हैं, मेटल रोड्स अब जो हैं ये अलग अलग कलर्स से शो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस दीज आर शोन बाय डिफरेंट कलर्स। बट आप जब देखोगे कोई कार ट्रैक है, राइट, कार ट्रैक इज ऑलवेज शोन बाय रेड कलर। देन जैसे पैक ट्रैक है, या कोई सपोज फुटपाथ है, ये सब बच्चों हमेशा रेड कलर से शो करते हैं। ठीक है, और जितने सेटलमेंट्स हैं आप देखोगे, सेटलमेंट्स जो हैं, हाउसेस जो बिल्डिंग्स होते हैं, ओके, दीज सेटलमेंट्स आर ऑलवेज शोन बाय रेड कलर। क्लियर? अच्छा, येलो कलर से हमेशा कल्टिवेबल लैंड शो करते हैं। ओके, जहां भी येलो कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, दैट इज यूज्ड टू शो द, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज येलो वॉश, एंड दैट इंडिकेट्स कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, तो जहां भी अगर येलो कलर्ड एरिया है और उसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ओवर देयर, राइट, तो आप क्या लिखने वाले हो? येलो कलर मीन्स इट इंडिकेट्स अ कल्टिवेबल लैंड। ओके, और कल्टिवेबल लैंड होना मतलब व्हाट कैन बी द ऑक्यूपेशन देन? Occupation is going to be farming or cultivation. Okay, this is how you have to interpret this map. Okay children, second, इसके बाद जो एक ऑक्यूपेशन बेस्ड कलर आपको मिलेगा, दैट इज ग्रीन कलर। ओके, अब ग्रीन कलर जैसे इस वाले मैप में आपको एक पोर्शन में साउथ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये ग्रीन कलर्ड पार्ट है, राइट? अब ग्रीन कलर्ड पोर्शन में अगर आप सपोज क्वेश्चन आ गया कि व्हाट कैन बी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द मैप, तो आप इसमें क्या लिखने वाले हो? इसमें सबसे फर्स्ट एक इंडिकेटर क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ग्रीन वॉश। ओके, ग्रीन कलर्ड एरिया है, ग्रीन वॉश, तो दिस इंडिकेट्स द, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर शोइंग? दिस शोज ऑलवेज द फॉरेस्टेड एरिया। ओके, तो उस पे बेस्ड कोई ऑक्यूपेशन अगर आपको देना हुआ तो आप क्या लिखोगे? इट कैन बी फॉरेस्ट्री, इट कैन बी एनी ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट। Okay, that is how you have to answer. So this will be the second occupation. Clear? Along with this, one more thing we can see here, not only the forest, children. यहाँ पर आप देख सकते हो so many contours are there, right? जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन है इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे क्लोज कंटूर्स हैं, दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ हिली और माउंटेनस एरिया। ओके, this actually is a mountainous area. So in certain parts, if you see, if any white patch is there, that can be actually the rocky surface. ओके, तो यहां पर कहीं कहीं पर जो है क्वेरिंग कैन बी वन ऑक्यूपेशन। अगर वो फॉरेस्ट से कवर्ड नहीं है तो दैट कैन बी एक्चुअली white colored patch can be taken as the quarrying can be the occupation of the people. That means quarrying means what? क्वेरिंग होता है बच्चों जो कमर्शियल पर्पज से जब हम जैसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग इज एक्चुअली अ डिफरेंट टर्म, माइनिंग इज डन फॉर द मिनरल्स। ओके, एंड व्हेन वी डू इट फॉर द रॉक्स, कमर्शियल पर्पज से जब रॉक्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द क्वेरिंग। ओके, तो एक ये ऑप्शन है, बट यहां पर नहीं नजर आ रहा बिकॉज ऑल द एरिया इज टोटली कवर्ड बाय ग्रीन। ठीक है, तो यहां ग्रीन कलर्ड पोर्शन मींस फॉरेस्ट्री, राइट? फॉरेस्ट्री इज द मेन ऑक्यूपेशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और
जनरली ऑक्यूपेशन मेंशन रहता है, और वो होता है वाइट पैच में। कहीं कहीं पर आपको दिखेगा, जैसे उसमें लिखा रहता है, देखो इसमें देखते हैं कोई अगर एग्जाम्पल है, ओपन स्क्रब। ओके, can we see any open scrub over here? Yes, we can see open scrub. One symbol of this open scrub can be seen here in the northern part, extreme northern part of this map, right? Along 3-7 northing, right? In grid square 6-8 and 3-7, 3-6 and 3-7. Okay, I hope you all have got. So this open scrub, what is the importance of open scrub? Now, this is something different. Okay, open scrub again बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे white patch है, लेकिन open scrub होने की वजह से this is an area where the cattle rearing or animal domestication can be one important occupation of the people. Okay, open scrub होता क्या है? Open scrub actually बच्चों थोड़ा जैसे thorny bushes होते हैं, right, which are found in semi-arid या arid regions में जनरली ये इस टाइप का वेजिटेशन मिलता है. दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन. ओके, सो प्लीज बी केयरफुल वेन एवर लाइक वेजिटेशन इज आस्क्ड कि कौन कौन से टाइप के वेजिटेशन यहाँ पर है इस मैप में, तो उसमें आप ओपन स्क्रब भी मेंशन करने वाले हो. ओके, तो विल कम टू दैट आफ्टरवर्ड्स. सो रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन, एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट? Yes, one more thing is there. See, number one, we have discussed about cultivation. Number two is forestry. Number three is cattle rearing or the animal domestication. And number four can be like a tertiary occupation or any job. Like you can just have a look, children. Suppose मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिरोरी. ओके, सिरोरी इज वन सेटलमेंट यू कैन सी हियर. यस, नाउ सिरोरी को अगर हम लें एग्जाम्पल, और यहाँ इस पोर्शन को लेकर के अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट कैन बी द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस पार्ट, बिकॉज इट्स अ सेटलमेंट एरिया एंड इट्स लाइक इट इज वेल कनेक्टेड विद द अदर सेटलमेंट्स बाय रोड्स, एंड दीज ऑल आर वेरी लाइक one is national highway, the other is state highway, so these all roads are important roads. Okay, so this settlement, if it is well connected with the other settlements, means trade can be one main occupation of some the people living there. Okay, और besides that, अगर इस टाइप के कुछ अगर क्वेश्चन आ गया बेस्ड ऑन एनी सेटलमेंट, उसमें बच्चों एक चीज आप याद रखना, कोई भी जैसे जैसे कोई अर्बन एरिया है, ओके, कोई टाउनशिप है, अर्बन एरिया कोई भी, वहां पर आप देखोगे जॉब्स वहां पर होते हैं बहुत सारे, जैसे एजुकेशन सेक्टर में आपको मिलेंगे, या इंश्योरेंस सेक्टर है, या बैंकिंग है, या हॉस्पिटल्स हैं. ओके, या लाइक पुलिस स्टेशन है, गेस्ट हाउसेस हैं. तो कितने सारे उसमें जो है आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर लोग काम करते हैं. ओके, दे आर ऑल एक्चुअली वर्किंग देयर and they have got their jobs to do. Okay, so it cannot be said as they are they are involved in agriculture, neither they are involved in forestry, nor they are involved in any other occupation which we have discussed earlier. So here what to say, what can be the main occupation? We cannot say that the people are they are working in the temple, because temple में बच्चों एक या दो लोग हो सकते हैं ना, या police station just 4, 5, 6, 10, 15 maximum. But overall, what can be said, what term can be given to this? Tertiary occupation. Okay, these all are coming under the category tertiary occupation. Okay, तो ये सारे occupations हैं बच्चों जो आप मतलब ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इसमें आता है बच्चों. अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वेजिटेशन टाइप, हाँ, वेजिटेशन टाइप्स अक्सर पूछते हैं इसमें. तो वेजिटेशन टाइप्स में आप क्या दे सकते हो, उसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है. वेजिटेशन टाइप अगर आता है तो उसमें 100% in that entire sheet you will be getting some greener part. Okay, या ग्रीन पार्ट, या कहीं ना कहीं ओपन स्क्रब या ओपन जंगल कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा. ठीक है, तो जहां भी वो लिखा हुआ है जस्ट चेक एंड हैव लाइक जस्ट नोट इट डाउन. ओके, स्टार्टिंग विद ओपन स्क्रब हमको अभी ऊपर वाले पोर्शन में मिला था इन द नदर्न पार्ट, राइट? ओपन स्क्रब, सो दैट इज नंबर 1.
अब देखो आप टोटल वेजिटेशन टाइप्स कितने यहाँ पर हमको मिल रहे हैं. ओपन स्क्रब इज नंबर 1, राइट. नंबर 2, लेट्स हैव अ check. In the greener part, can you see any other? तो इसमें ग्रीन पार्ट जो है इसमें आपको मिलेगा ओपन मिक्स जंगल. आई होप यू आर एबल टू फाइंड इट. ओपन मिक्स जंगल, ठीक है. दिस इज नंबर 2. देन लेट्स सी इफ एनी अदर इज देयर. इतने में तो बच्चों और कोई नाम नहीं दिख रहा है. और नीचे इसमें ओपन मिक्स जंगल के बाद यस एक और यहाँ पर मिल रहा है, फेयरली डेंस मिक्स जंगल विद बैम्बू. ओके, ये सारे जो वेजिटेशंस हैं, these all are found in the area which is covered under this topo sheet. बस that's all. Clear? तो मतलब ये है बच्चों vegetation. Vegetation means the natural vegetation which is present in that area. ओके अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है. 100% you have to just interpret what is there in the map. ओके जो कुछ भी मैप में है वही आप दोगे. क्लियर? तो रिगार्डिंग वेजिटेशन इट्स क्लियर नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग. अब नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टेक द ड्रेनेज पैटर्न. ओके ड्रेनेज पैटर्न में बच्चों आप देखो, सबसे पहला ड्रेनेज पैटर्न होता है ब्रांच लाइक फॉर्मेशन, ठीक है, या ट्री लाइक उसको अक्सर हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिक, मींस डेंड्रॉन से हम लोग रिलेट करते हैं. ठीक है, तो अगर आप डेंड्रॉन का थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो तो यू विल बी वेरी क्लियर कि डेंड्राइटिक पैटर्न कैसा होता है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न. ओके अब देखो यहां पर अगर मैं आपको एक स्क्वायर दे रही हूं, ठीक है, 1 ग्रिड स्क्वायर 6 3 3 4, right, 6 3 3 4. Now if I ask you what is the drainage pattern in 6 3 3 4, what you're going to answer in this? Tell me. This is 100%, this is dendritic. Okay, you can easily check. Yes. Now let's go to the next one. If I ask you what is the drainage pattern in grid square 6 4 3 5, this one. In this just two streams you can see, and these are almost parallel to each other, right? No other stream is visible. तो अब यहां पर आप क्या लिखने वाले हो? This is actually somewhat, you can say it is trivialized, because just two streams and these are almost parallel. Okay, so this is trivialized or parallel formation. अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और बहुत कॉमन एक ड्रेनेज पैटर्न मिलता है, दैट इज जनरली फाउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, या कहीं जो इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न होगा वहां पर आपको मिलेगा इस टाइप का. अब देखो इसमें क्या आपको चेक करना है, फ्रॉम द सेंटर द स्ट्रीम्स गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, ये जनरली हिल के टॉप से हमको बहुत कॉमन मतलब वहां पर आपको मिलेगा. अब इसमें हिली एरिया कहां पर है, हिली या माउंटेनस एरिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये पूरा पोर्शन हिली एरिया है. ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं कोई ऐसा क्लिफ लाइक फॉर्मेशन, हाँ इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको रेडियल पैटर्न का मिल जाएगा बच्चों. देखो इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, 6 7 2 9. ठीक है, 6 7 2 9. अब इस स्क्वायर में अगर आप देखोगे सॉरी 6 7 2 9 में the streams which are actually coming out, these are going in different directions, है ना. आप देखो ये कुछ स्ट्रीम्स इधर जा रही हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कुछ स्ट्रीम्स जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, कुछ स्ट्रीम्स जो है नीचे जा रही हैं साउथ वेस्ट, कुछ स्ट्रीम जो है नीचे साउथ ईस्ट में जा रही है. दैट मीन्स व्हाट, दिस हैज गॉट अ रेडियल पैटर्न. ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट. तो ये सब हो गए बच्चों ड्रेनेज पैटर्न. और एक और इसमें होता है, कभी कभी आपको डिसअपियरिंग स्ट्रीम मिल जाएगा. तो डिसअपियरिंग पैटर्न आपको मिलेगा जनरली जैसे कहीं पर सीजनल स्ट्रीम्स का के साथ में, या जनरली जो सैंडी एरियाज होते हैं वहां पर बहुत कॉमन होता है डिसअपियरिंग स्ट्रीम. यहाँ पर डिसअपियरिंग पैटर्न कहीं नहीं दिख रहा है, या कहीं ना कहीं होगा. डिसअपियरिंग पैटर्न वो होता है बच्चों जब कोई स्ट्रीम डैशेस में, जैसे इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस लाइन, द लाइन इज ब्रोकन. ओके, डैश 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 डैश, इस तरह से ब्रोकन लाइन के फॉर्म में वो शो किया जाता है.
तो दैट इज ऑलवेज अ डिसअपियरिंग स्ट्रीम, ठीक है, या इंटरमिटेंट स्ट्रीम उसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये ड्रेनेज पैटर्न हो गया। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट पैटर्न में सबसे पहले होता है बच्चों न्यूक्लिएटेड, देन स्कैटर्ड, ठीक है, एक होता है लीनियर और एक होता है रेडियल। नाउ न्यूक्लिएटेड एंड स्कैटर्ड, न्यूक्लिएटेड पैटर्न कौन सा है? जैसे बहुत सारे सेटलमेंट्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स, ओके, हट्स जनरली वी कॉल हियर इन द टोपो शीट सॉरी, बाय द टर्म परमानेंट हट, ठीक है। परमानेंट हट या टेम्परेरी हट, दो तरह के होते हैं। अगर वो पूरी तरह जो स्क्वायर जो ब्लॉक है वो फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हट। इफ इट इज जस्ट आउटलाइन, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी हट, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, जब ये सारे टोटल जो स्ट्रक्चर जो होता है, ब्लॉक्स जो होते हैं, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट फॉर्म्स न्यूक्लिएटेड पैटर्न, ठीक है। जब ये दूर दूर होते हैं, राइट, दे कवर अ लार्ज एरिया, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड पैटर्न, स्कैटर्ड न्यूक्लिएटेड पैटर्न, सॉरी स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न। इसके बाद एक और होता है, कभी कोई किसी रोड के अलोंग या किसी कैनाल के बैंक पर या रिवर के बैंक पर या इन एनी कोस्टल एरिया, इफ द सेटलमेंट्स ग्रो अप अलोंग दैट, ओके, फॉलोइंग दैट लाइन, उसको हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर इनमें से कौन सा नजर आ रहा है। सबसे पहले बच्चों, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लिएटेड पैटर्न इज सिरोरी, ठीक है, सिरोरी वाहन ये है। फिर आप देख सकते हो ऊपर सनवारा, सनवारा इज अ सेटलमेंट विच हैज गॉट अ न्यूक्लिएटेड पैटर्न, ठीक है। फिर यहाँ पर उद्वरिया, दिस इज न्यूक्लिएटेड पैटर्न। क्लियर? अब अगर हम बात करें स्कैटर्ड, स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न जो है आपको मिलेगा किसी पर्टिकुलर स्क्वायर का, अगर हम मेंशन करें, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, व्हाट इज दिस स्क्वायर नाउ? दिस इज एक्चुअली सपोज इट्स नंबर इज, लेट्स हैव अ चेक, व्हाट इज इट, सपोज हमने, यस, यहां पर देखो एक स्क्वायर हमने यहां पर लिया, दिस इज 6228, ठीक है। 6228 के अंदर आपको छोटे छोटे कुछ कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना, रेड ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एंड दीज ऑल आर नॉट एट वन प्लेस, दीज आर scattered, right? These are actually covering a large area. Same way, many such blocks you will find, many such grid squares you will find, these are actually scattered, and that is we can say that these are having the scattered settlement pattern, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो गया। नंबर 3, लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न देखें कहीं पर अगर इसमें नजर आ रहा है तो, along the road if it has grown, or along the river, or let's see if we get some example over here. It is to some extent we find that, but not exactly linear. We cannot say it's exactly linear, but no, it's not that. So linear हमेशा बच्चों वो होता है जहां पर आप देखोगे किसी रोड के साथ में वो डेवलप हो गया है, या यहाँ पर आप देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमको दिख रहा है, राइट, यहाँ देखो इधर जो ये एम्बैंकमेंट है, ओके, कैन यू सी दिस? एम्बैंकमेंट के पास में एक टोकरा करके एक वर्ड लिखा है, राइट, दिस इज द नेम ऑफ द सेटलमेंट। और यहां पर आप देख सकते हो दिस हैज ग्रोन, all these huts, right, temporary huts have grown along this road. Can you see this? This is a metal road, right? Now these settlements have grown along this road only. Got it? यहां पर हम इसको लीनियर पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। और कहीं कहीं पे रेडियल पैटर्न टाइप का डेवलप हो जाता है, स्टार लाइक फॉर्मेशन, मतलब एक चौक होता है और उससे अलग अलग रोड्स जो मतलब अलग डायरेक्शंस में निकल रहे होते हैं, तो रोड्स के अलोंग जब सेटलमेंट्स डेवलप हो जाते हैं तो वो एक कुछ कुछ रेडियल फॉर्मेशन सा उसका दिखने लगता है, मतलब फ्रॉम द सेंटर रेडियाई के जैसे रोड्स हैं, और उसके साथ साथ जो है सेटलमेंट्स ग्रो कर जाते हैं, तो उसको हम रेडियल पैटर्न या कभी कभी स्टार लाइक फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, ठीक है। तो वो अलग टाइप का पैटर्न हो गया। अच्छा, तो सेटलमेंट पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है बच्चों स्ट्रीम, ठीक है, द रिवर।
राइट, डायरेक्शन ऑफ अ रिवर, डायरेक्शन ऑफ रिवर अक्सर पूछते हैं बच्चों, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये मान के चलना है कि इसमें सबसे पहली चीज, कैसे डायरेक्शन ऑफ रिवर हम देंगे कैसे, उसके लिए ये जानना आपको जरूरी है डायरेक्शंस पहले, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक एक ये जैसे इसमें मेन एक रिवर हमको दिख रही है, एक स्ट्रीम दिख रही है, दैट इज सीपू नदी, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ जैसे टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इट यू कैन सी वन सुकली नदी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है इसमें कि लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सीपू नदी, तो सीपू नदी का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है तीन चीजें चेक करना बच्चों। नंबर वन इज इफ इट हैज गॉट एनी एरो, हाँ इसमें एरो है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो सीपू नदी के पास में यहाँ पर एरो बना हुआ है, मतलब हम ये बहुत क्लियर एकदम यहाँ से समझ में आ रहा है कि द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द एम्बैंकमेंट साइड टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, ओके। अब इसका एग्जैक्ट हम डायरेक्शन अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ये देखो एरो मार्क कर, अगर उसमें मार्क्ड है तो एक हमको एविडेंस मिल गया, ठीक है। नंबर टू, सेकेंड एविडेंस होता है बच्चों लाइक डिक्रीजिंग स्पॉट हाइट्स, डिक्रीजिंग स्पॉट हाइट या अल्टीट्यूड अलग अलग तरीके से जो शो करते हैं, तो आप देखोगे किस तरफ जो है डिक्रीजिंग हाइट दिख रही है, ये हमारा सेकेंड एविडेंस हो गया। और नंबर थ्री होता है बच्चों, जैसे जो ट्रिब्यूटरीज उस स्ट्रीम को या उस रिवर को ज्वाइन कर रहे होंगे, दे ऑलवेज फॉर्म एन एक्यूट एंगल, ओके, एंड दैट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, राइट। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो सीपू नदी का, अगर हम ले रहे हैं तो ये छोटी सी ट्रिब्यूटरी जैसे यहाँ से ज्वाइन कर रही है साउथ से, ठीक है, ऑन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दिस सीपू नदी यू कैन सी हियर एक ट्रिब्यूटरी यहाँ ज्वाइन कर रही है एंड इट इज फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट। फिर और भी आप छोटे छोटे स्ट्रीम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितने ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं दे ऑल आर एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, गॉट इट। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं बच्चों जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि स्ट्रीम या रिवर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। यहां से इसका डायरेक्शन है, इन दिस मैप इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। व्हाट अबाउट सुकली नदी, सुकली नदी जो है बच्चों ऊपर से लाइक फ्रॉम द नॉर्थ इट्स गोइंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, ठीक है, सॉरी इट्स गोइंग टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, गॉट इट। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन देना है हमेशा, स्ट्रीम के केस में दोनों डायरेक्शंस देना है फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी प्लेस की तो आपको सिंपल एक डायरेक्शन देना है। सपोज मैंने पूछा आपसे कि सिरोरी किस डायरेक्शन में है उदवरिया के, तो उदवरिया से सिरोरी का डायरेक्शन, उदवरिया इज इन द ईस्ट, राइट, तो उदवरिया से सिरोरी का डायरेक्शन वेस्ट हुआ, ओके। तो सिंपल मतलब एक वर्ड में भी आप दे सकते हो, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इस तरह आप दे सकते हो, ठीक है। बट रिवर में कोशिश ये करना बच्चों हमेशा दोनों साइड का डायरेक्शन हमको देना होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर हमें रिवर का डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है, अब हम ये इमेजिन करते हैं कि वी आर फेसिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, राइट, और हमारा राइट साइड, हमारा राइट साइड जो है दैट इंडिकेट्स द राइट बैंक ऑफ द रिवर, एंड हमारा जो लेफ्ट साइड है बेटा वो एक्चुअली इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। और अब आप ये सोचोगे कि ये चीज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट और राइट बैंक, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस अगेन द क्वेश्चन कम्स, ओके। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि सीपू नदी के राइट बैंक पर कोई भी जो भी सेटलमेंट्स है उनमें से किसी एक का नाम आप बताइए, तो अनलेस यू नो अबाउट इट कि विच इज लेफ्ट बैंक एंड विच इज राइट बैंक यू वोंट बी एबल टू आंसर, ओके। तो यहां पर आपको राइट बैंक जानना जरूरी है, तभी तो आप बता पाओगे कि राइट बैंक पे कौन सा सेटलमेंट है, ओके। या ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चन अक्सर दे देते हैं कि ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यू कैन सी लाइक व्हाट कलर इज देयर एंड व्हाट ऑक्यूपेशन द पीपल मे हैव। तो इन सब चीजों में बच्चों आपको एक दूसरे से रिलेट करनी है चीजें, राइट। हमेशा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का आपको ख्याल रखना है। डायरेक्शन आपको पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस आपको पता है, ओके।
नाउ द वन मोर थिंग इज देयर, लाइक कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे नेचुरल फीचर्स एंड मैन मेड फीचर्स, ठीक है। अब नेचुरल और मैन मेड फीचर्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आती, सपोज इस टोपो शीट में जो आप देख सकते हो अपने सामने, यहाँ पर नेचुरल फीचर्स आपको सपोज कोई पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर में अक्सर पूछते हैं, ठीक है। एक ग्रिड स्क्वायर में आ गया कि व्हाट आर द नेचुरल फीचर्स यू कैन फाइंड हियर। ओके, सपोज आई हैव गिवन यू दिस वन, इट्स लाइक बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको नहीं दिखेंगे, 6 6 एंड 3 1, ठीक है। 6 6 3 1 स्क्वायर जो है, इसके अंदर आपको नेचुरल फीचर्स क्या दिख रहे हैं। अब नेचुरल फीचर्स में बच्चों वो फीचर्स जो जिसमें मैन इज नोवेयर, ओके, ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट मेड ऑल दोस फीचर्स। तो स्ट्रीम क्या हुआ, स्ट्रीम इज अ नेचुरल फीचर, ओके। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नंबर 2, द ब्रोकन ग्राउंड यू कैन सी along the stream, these curved black lines, these are actually the broken grounds. तो ये पूरा नेचुरल फीचर्स में आ गया, ओके। अगर हम बात करें लाइक मैन मेड फीचर्स या कल्चरल फीचर्स, तो उसमें आ जाएगा बच्चों ये छोटे छोटे आपको हट्स दिख रहे हैं, राइट, परमानेंट हट्स दिख रहे हैं। तो दीज हट्स आर नंबर 1। नंबर 2, यू कैन टेक one well is also visible over here, blue dot, right, and this shows a perennial lined well. तो perennial lined well is always a man-made feature, right? अगर कोई भी टैंक है, ठीक है, कोई सीजनल टैंक, जैसे ये बच्चों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ओवल शेप में, कुछ ऐसे राउंड टाइप फॉर्मेशन में डॉट 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 अंदर है, दैट मीन्स इट्स अ सीजनल टैंक। अगर वो पूरी तरह ब्लू कलर्ड होगा, दैट मीन्स इट्स अ पेरिनियल टैंक, इट हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर। अगर नहीं है, जस्ट डॉट डॉट है, मतलब उसमें वाटर जो है कुछ टाइम के लिए रहता है, बाकी टाइम वो ड्राई रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीजनल टैंक। तो यहाँ पर सारे आपको ये सब सीजनल टैंक मिलेंगे, ओके। लेकिन कहीं पर अगर उसके साथ में एम्बैंकमेंट का सिंबल अगर दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज एक्चुअली लाइंग इन ग्रिड स्क्वायर 6 9, ओके, 6 9 3 3, राइट। 6 9 3 3 में एक यहाँ पर एक फिर से एक सीजनल टैंक टाइप का फॉर्मेशन, लेकिन दिस इज नॉट सीजनल टैंक, नाउ दिस इज एम्बैंकमेंट। हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सीजनल टैंक के कभी भी आपको ये सिंबल नहीं दिखेगा उसके उसके बैंक पे, ओके। बट अगर ये सिंबल यहाँ पर है, मतलब ये जो है एक एम्बैंकमेंट है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बिसाइड्स दिस, लाइक अगर हम कोई और एग्जाम्पल मान लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट यू कैन फाइंड हियर, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो हमें टोपो शीट में नजर आ रहे हैं वही सेटलमेंट्स, ओके बच्चों। नीचे हो सकता है ये एक द सदर्न पार्ट, you will find in the southern part there is one settlement which can be bigger, right, it can be one which is covering a larger area, but जो हमें टोपो शीट में नजर आ रहा है बस उतने पे हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इतने जितने सेटलमेंट्स हमको नजर आ रहे हैं, उतने सेटलमेंट्स में इस टोपो शीट में हमको सिरोरी सबसे बड़ा सेटलमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। सिरोरी सबसे बड़ा है यहाँ पर, विच इज एक्चुअली, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट के लिए हम क्या क्या कंडीशंस चेक करते हैं। नंबर 1, इट इज कवरिंग द लार्जेस्ट एरिया एज कंपेयर टू एनी अदर सेटलमेंट विच वी कैन फाइंड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज गॉट मैक्सिमम फैसिलिटीज एज कंपेयर टू एनी अदर सेटलमेंट विच वी कैन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट, it is well connected with by the metal roads to or national highway, state highway, with the other settlements, ठीक है, that we can see. Moreover, it has got like you can see here the Ayurvedic hospital is there, then the veterinary hospital is there, then police station, then post office, then many such facilities we are getting over here, ओके। तो इस वजह से ये सेटलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए आपको यहाँ पर करना है।
ठीक है. So in this video I am just leaving this much. Okay, now actually in the next video we are going to continue with another sheet, right? तो अब नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं आपको दूंगी तब रिकॉर्ड करके, तब तक आपको इस वीडियो से या बाकी जो भी टोपो शीट पर बेस्ड मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए उनको आप रेफर करके आई फील दैट यू विल बी going through all these videos and you will find yourself very confident. Okay. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी बच्चों, दैट विल बी अगेन हैविंग एक्चुअली दैट विल बी बेस्ड ऑन द टोपो शीट, और कुछ एमसीक्यूज भी मैं लेकर के आऊंगी. ओके, या लाइक कुछ और क्वेश्चंस के सेट्स, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे. और बोर्ड्स के लिए आई होप ऑल दीज आर गोइंग टू हेल्प यू. ओके, so prepare well, right? And all the best from my side. Till the time we meet again. Bye.